हेलो दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक नॉक के साथ नया मुद्दा, नई बात। क्या असर डालेगा ये हम पर? क्या बदल जाएगा हमारे समाज में? आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी एक ऐसा शब्द है जो हर कुछ समय पर न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में, चर्चाओं में आपको दिखाई सुनाई पड़ता रहता है। जैसा कि हम अक्सर अपने चैनल पे किया करते हैं, हम उन बातों पे चर्चा करते हैं जो हम पे कुछ असर डाल रहे होते हैं, जो हमारे समाज पे कुछ प्रभाव डाल रहे होते हैं। और जीडीपी ऐसे शब्दों में सिरमौर है। जब ये बढ़ जाए तब हम प्रभावित, जब ये घट जाए तब हम प्रभावित। खाली हम ही नहीं, हमारा पूरा देश, और देश के साथ साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी जीडीपी में उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। और जीडीपी खुद भी प्रभावित होता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की रगड़ घस के साथ। वॉट एवर फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन वी सी इन द इंटरनेशनल रिलेशंस विद आवर नेबर्स और विद आवर कॉम्पिटिटर्स और विद अदर मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट फोस्टर्स ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी। सो जानने की बात यह है कि आखिर यह जीडीपी है क्या, क्यों मानते हैं इसे सब लोग, क्यों सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, खासकर इकोनॉमिक्स में। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जीडीपी को एक्सपैंड करके देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 3 डिफरेंट वर्ड्स आर कंप्राइजिंग दिस। सो टेकिंग द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड सेपरेटली गिव्स अ होलिस्टिक मीनिंग ऑफ जीडीपी। हिंदी में अगर हम कहें तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हम इसे। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है सारा का सारा उत्पादन जो हमारे घर, कहने का मतलब है हमारे देश में हुआ। घरेलू से यहाँ हमारा संबंध देश के अंदर होने वाली चीज़ों से है, क्योंकि डिफिनीशन जीडीपी की कुछ इस प्रकार है। द वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिक region of the country in a year is called GDP. GDP कैलकुलेट करने के तरीकों पे अगर हम जाएं तो इनकम मेथड हो सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड हो सकता है, लेकिन बात यह है कि किसी भी डिस्कशन को उन दायरों के भीतर सीमित रखना चाहिए जो कि उसके उद्देश्य द्वारा परिभाषित हो रहे हैं। और हमारे इस डिस्कशन का उद्देश्य ये है कि ऐसे सभी लोग जो न्यूज़ सुनते हैं, जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशोलॉजिकल चेंजेस की वजह से प्रभावित होते हैं, उनको जानते हैं मगर उन्हें भली प्रकार समझ नहीं पाते, उन लोगों को ऐसी बातों की मीनिंग पता चल जाए जो बातें उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर ये जीडीपी है क्या, कौन सी बातें इसको प्रभावित कर रही हैं और इसके उतार चढ़ाव से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स की कोर डिफिनीशंस और कोर कैलकुलेशंस में नहीं ले जा रहा हूं। इस बात के लिए हमारा एक अन्य वीडियो आ रहा है जिसमें उन लोगों के लिए जिन्हें कि जीडीपी का अध्ययन किसी प्रतियोगी परीक्षा या अपनी किसी परीक्षा के उद्देश्य से करना है, वहां पर हम इन चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी आएगी, उसमें इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं भी आएंगी। तो इस डिस्कशन को मैं अध्ययन सामग्री नहीं बनाना चाहता हूं। आइए देखते हैं कि ये जीडीपी आया कहां से। वर्ल्ड वार 1 और उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन के बाद हमारी दुनिया ने बहुत सारे चेंजेस देखे, और ये बात उस समय पर एक तकलीफदायक बात थी कि किसी के पास कोई ऐसा मेजर नहीं था जिसके बेसिस पे लोग अपने आप को नाप सकें और अपनी तुलना कर सकें। विश्व के बड़े देशों में मुख्य बैंक अलग अलग प्रकार से अपने देशों की आर्थिक विकास को परिभाषित करते थे और क्वांटिफाई करते थे। उनका कोई एकात्मक रूप नहीं था। और आर्थिक विकास एक ऐसी चीज थी जिस पे रिनासा के बाद से पूरी दुनिया का जोर रहने लगा था। हर देश, हर कंट्री, हर राष्ट्र ये चाहता था कि हमारा आर्थिक विकास तेजी से हो। क्यों?
क्योंकि आर्थिक विकास का एक पहलू यह भी होता है कि हमारे नागरिकों के लिए जीवन का स्तर अच्छा हो जाएगा। थ्योरी की बात कर रहा हूं, व्यवहारिकता पे मत जाइए फिलहाल के लिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आर्थिक विकास होगा तो लोगों का जीवन स्तर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा साधन होंगे उपभोग करने के लिए, उनके पास ज़्यादा अच्छे मीन्स होंगे, उनके पास ज़्यादा आसान जिंदगी जीने के तरीके होंगे। और इन सब वजहों से आर्थिक विकास अपने आप में ही एक मुद्दा है, मगर इसे मापा तो जाना चाहिए। और जब इकोनॉमिक रेस चल रही हो और देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाना चाहते हो, ये राजनीतिक दशाएं हैं, ये सामाजिक दशाएं हैं। आप हिटलर की विचारधारा भी थोड़ी जानते हैं, दूसरे तानाशाहों को भी थोड़ा जानते हैं, और उन देशों के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने अपने लिए सोशलिस्टिक सिस्टम चुना, और उन देशों के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने अपने लिए कैपिटलिस्टिक सिस्टम चुना और एक दूसरे के शत्रु हो गए। थ्योरेटिकली एक दूसरे के शत्रु हो गए और कॉम्पीट करने लगे। अब ये देश खुद को एक दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए जिन बातों पे चर्चा कर रहे थे उसमें आर्थिक विकास एक चीज़ है, और आर्थिक विकास को मापने के बहुत सारे मीन्स में से एक है जीडीपी। आउट ऑफ वेरियस वेज ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, one is GDP. Before 1937, no one was knowing about GDP. American economist Simon Kuzlet coined this, defined this, and explained this. And in America, it was in use till 1944, but the other world was not much aware of this concept. यहाँ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, साहूकार की हाँ में हाँ तो लोग वैसे भी मिला देते हैं, और 1945 में ऐसे ही एक साहूकार का उदय हुआ विश्व पटल पर, जिसे हम आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस कॉन्सेप्ट को अप्रूव कर दिया, मतलब अपनी मोहर लगा दी कि हाँ यह एक अच्छा तरीका है आर्थिक विकास को मापने का। और इस प्रकार से जीडीपी पूरे विश्व में माना जाने लगा धीरे धीरे। भारत ने इसे 1950 में अपनाया। उससे पहले तक न तो हमारी दशा ऐसी थी और न हमारी ज़रूरतें ऐसी थी कि हम इन सब बातों में पढ़ा करें, और पढ़ते भी थे तो ठीक है, उनके दूसरे जो भी पुराने तरीके थे वो यूज़ होते थे। 1950 के बाद से हमारे पास जीडीपी का डेटा अवेलेबल है, और जो मैंने आपको परिभाषा बताई उसी के हिसाब से ऐसा हुआ करता था। अब यहाँ पर मैंने मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है, तो उसमें आपको बताऊँ एक और दूसरा चर्चित नाम है जिसे हम एनडीपी के नाम से जानते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं, बट हम अभी अपना डिस्कशन जीडीपी पर ही फोकस्ड रखते हैं। तो जीडीपी राष्ट्रों के हाथ में कुछ ऐसी ही चीज़ है जैसे पहलवानों के हाथ में बाइसेप्स, मतलब अपनी इकोनॉमिक क्षमता को दर्शाने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं बताऊं, कोई भी कॉन्सेप्ट अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ ही एग्जिस्ट करता है, और जब से जीडीपी का जन्म हुआ है तब से जीडीपी के बारे में ये बुराई भी प्रचलित है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातों का समावेश नहीं है जो हमारी जिंदगियों को एक्चुअली प्रभावित करती हैं। जैसे इसमें खुशी के मेजरमेंट का कोई समावेश नहीं है, जैसे इसमें लोगों की हेल्थ का कोई समावेश नहीं है, जैसे इसमें लोगों की आईक्यू लेवल्स के डेवलपमेंट का कोई समावेश नहीं है। लेकिन फिर भी जिन बातों का समावेश है वो तो है, और वो सबके लिए चूंकि सेम है तो ठीक है, कंपेयर करने के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि विश्व समुदाय इसे मान रहा है तो सारे देशों का भी इसे मानना ठीक ही है। अब आइए देखते हैं कि आखिर जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो जहाँ तक जीडीपी के कंपोनेंट्स का सवाल है, इसमें कृषि उत्पाद आते हैं, इसमें हमारे फैक्ट्री उत्पाद आते हैं, और हमारी सेवाएं आती हैं, और केवल तभी आती हैं जब वो फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में हो या फाइनल सर्विसेज के फॉर्म में हो। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को कंसीडर नहीं किया जाता है जीडीपी में, अनलेस अंटिल दे आर कैपिटल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर अपने आप में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप कृषि
के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपको कृषि की उपज या कृषि के उत्पादन को फाइनल करने में मदद करता है, लेकिन ट्रैक्टर को जीडीपी में गिना जाता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी डाई की चर्चा करें जिसका कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, तो वो डाई जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को फिनिश करने में काम आ रही है। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है जीडीपी की, वो ये कि ये सारे उत्पादन देश के अंदर होने चाहिए। देश के बाहर हुए उत्पादनों को हम जीडीपी में कंसीडर नहीं करते हैं। यहां पर आयात निर्यात से संबंधित एक बात है जो अभी जीडीपी की डिफिनीशन बताते समय मैं बताऊंगा, लेकिन जहां तक देश में उत्पादित हुए वस्तुओं और सेवाओं का सवाल है तो केवल वही सेवाएं कंसीडर होंगी जो देश की ज्योग्राफिक बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं एंड विद इन द ईयर ऑफ कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि कभी भी प्रोड्यूस हुआ था उसको आप इस जीडीपी में कंसीडर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो एक फाइनेंशियल ईयर की बाउंड्री है टाइमलाइन पे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में 4 तिमाहियों को हम कंसीडर करेंगे, उसके बीच में जो भी हमारा उत्पादन है जो फिनिश हो गया गुड्स, वो कंसीडर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जीडीपी का फार्मूला। जीडीपी का फार्मूला है C + I + G प्लस विद इन द ब्रैकेट X - M। आखिर ये X - M क्या है समझाता हूं, लेकिन पहले दूसरे सिंबल्स बताता हूं आपको। C है कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, I है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स और G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर इन तीनों चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो जीडीपी बन जाता है। लेकिन कोई भी देश ऐसे नहीं चल रहा होता है। हमारे देश में अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग होते हैं और क्वालिटी को महत्व देने वाले लोग होते हैं और दिखावे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट से प्रभावित लोग भी होते हैं, और उस वजह से हम कुछ वस्तुओं का आयात करते हैं। और ऐसा ही नहीं, कुछ वस्तुओं के आयात की हमें आवश्यकता ही होती है। कोई वस्तु जो हम उत्पादित ही नहीं करते, जिसको उत्पादित करने की हमारी क्षमता ही नहीं है, लेकिन एज ए कंट्री हमारी जनता को उसकी आवश्यकता है, वो चीज़ आयात की जाएगी। ऐसी चीज़ों में आती हैं बहुत सारी दवाइयाँ और उसके इंग्रेडिएंट्स। जैसे अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले चाइना से APIs आने का मामला आ रहा था। हमारे यहाँ दवाइयाँ बहुत बनती हैं, लेकिन एक्टिव पार्टिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि कोर इंग्रेडिएंट है दवाइयों का, वो चाइना से और दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है। और उसी प्रकार कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमारे यहाँ उत्पादित होती हैं और दूसरे देशों में उनकी डिमांड है, हम उनका निर्यात करते हैं। तो टोटल हमारा जो निर्यात है उसमें से हम अपने आयात को घटा देते हैं। ऐसा मान रहा हूँ कि निर्यात ज़्यादा रहे, ऐसा भी हो सकता है कि आपका निर्यात कम हो, तो जो ये X - M फैक्टर है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये C + I + G में से घट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि देश की सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रकार से भी देश का निर्यात ज़्यादा रह सके, सो दैट दिस X - M एज ए होल पॉजिटिव क्वांटिटी रहे। अदरवाइज वट एवर यू आर फाइंडिंग आफ्टर समिंग अप C and I and G will be subdued by an amount equal to X - M। यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि आखिर ये आयात निर्यात का हमारे जीडीपी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। सीधी सीधी बात यह है कि निर्यात ज़्यादा होने चाहिए, आयात कम होने चाहिए। आयात कम होने में एक फैक्टर ये भी पड़ता है कि इंडिविजुअली एक नेशनलिस्ट की तरह से मुझे देश में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं ऐसी सेवाओं का उपभोग करूं जो दूसरे देशों में उत्पादित हो रही हैं और उसकी वजह से हमारा कुछ पैसा दूसरे देशों को चला जा रहा है और हमारी जीडीपी कम हो जा रही है। और एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए प्रोड्यूसर, हमें अपने निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए सो दैट हम अपनी इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ पैसा ला सकें जो कि हमारी जीडीपी को बढ़ाएगा। जीडीपी का ज़्यादा होना ये आपको बहुत सिंपली समझ में आ रहा होगा। अगर आर्थिक विकास का मेज़र है जीडीपी, तो जीडीपी ज़्यादा इसका मतलब आर्थिक विकास ज़्यादा, इसका मतलब हमारे रहने सहने का स्तर ऊंचा होने के चांसेस ज़्यादा।
अब आते हैं C+I+G पर। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे देश में बहुत बड़ा हिस्सा इस सी ने दबा रखा है। तकरीबन 2/3 हिस्सा जीडीपी का इस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आता है इंडिया में। अब आप समझ लीजिए कि बड़ी पॉपुलेशन को केवल गाली देने की बात नहीं है। ये जो बड़ी पॉपुलेशन है जो कि कंज्यूमर बनती है और कंज्यूमर बनकर एक्सपेंडिचर इनकर करती है और वो हमारे जीडीपी का हिस्सा बनता है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों मिलाकर और उसके साथ आयात और निर्यात से आने वाला बैलेंस मिलाकर 1/3 हिस्सा ही है जीडीपी का। ये तो हो गई जीडीपी से रिलेटेड ऐसी सिंपल बातें जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि हर तिमाही के बाद जो जीडीपी के आंकड़े आते हैं, हर साल के बाद जो जीडीपी के अनुमान आते हैं, बजट से पहले जीडीपी के बारे में जो अनुमान लगाया जाता है और ईयर के बीतने पर जीडीपी के जो एक्चुअल आंकड़े देखे जाते हैं, उनसे हम पे क्या फ़र्क पड़ता है और हमारी इकोनॉमिक हेल्थ की वजह से विश्व समुदाय की निगाहों में हमारी कैसी छवि बनती है। और सरकारों पर भी इस बात का असर पड़ता है। अगर जीडीपी ज़्यादा तो आर्थिक विकास ज़्यादा। सरकार इस बात को बहुत अच्छे से प्रचारित करेगी कि देखो भाई, हमने इतना अच्छा देश चलाया कि इतना विकास हुआ इस ईयर में। और जीडीपी गिर जाए तो ऑब्वियस बात है विपक्ष बहुत हल्ला मचाएगा और जनता पर उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। यही तो हो रहा है। पिछले 2 सालों में हमारे जीडीपी के आंकड़े नीचे गए हैं। ये आंकड़ों की बात है, आंकड़ों की बात मैं इसमें लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल आप यही समझ लीजिए पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट के आलोचकों के हाथ में ये हथियार लगा हुआ है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत बातों का जवाब देना पड़ रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर इसमें दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि हम ऐसा और कंटेंट लेकर आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच।